तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं ग्रेविटेशन, छोटा प्यारा सा टॉपिक और हमारी रोज़ की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ। सबसे पहले हम ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था। बड़ा बेसिक सा नेचर का नियम है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये रूल कि दो मास पार्टिकल्स अगर r डिस्टेंस पर रखे हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और किस इंटेंसिटी से, किस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, दैट इज गिवन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दैट दे आर द फोर्स बिटवीन देम इज directly proportional to the masses or product of the masses and inversely proportional to distance square. ऐसे फोर्सेस जो डिस्टेंस के स्क्वायर के अकॉर्डिंग डिक्रीज करते हैं और एक खास रूल फॉलो करते हैं कि दे आर ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, two masses. They are always along the line joining the two masses. ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये फोर्स एक खास किस्म की रूल को फॉलो करता है। अगर मास नंबर 1 मास नंबर 2 को अट्रैक्ट करता है तो इस लाइन को, जो कि इन दोनों मासेस को ज्वाइन कर रही है, इस लाइन के अलोंग ही अट्रैक्ट करेगा, इस तरह से। इसको हम लिखेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये रूल समझो, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये भी एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरह डील होती है। और इसको कैसे लेते हैं? अगर हम 2 पर 1 की वजह से फोर्स देख रहे हैं तो हम 1 को ओरिजिन लेकर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एरो को इस सेकंड मास पर बना देंगे। तो ये हो जाएगा R12। तो force on 2 due to 1 can be written as force on 2 due to 1 can be written as a constant which is known as gravitational constant, then mass of first particle, mass of second particle upon distance of second particle from the first particle. फर्स्ट पार्टिकल को ओरिजिन माना है और वहाँ से सेकेंड पार्टिकल की डिस्टेंस ली है, तो इसका स्क्वायर। ये तरीका है लिखने का। और अगर फर्स्ट पार्टिकल पर सेकेंड पार्टिकल की वजह से फोर्स लेना होगा तो फर्स्ट पार्टिकल पर सेकेंड पार्टिकल की वजह से फोर्स लेना होगा, तो हम सेकेंड पार्टिकल को ओरिजिन मानकर उससे फर्स्ट पार्टिकल की डिस्टेंस देखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 से 1 की डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पर देखो हमने क्या किया, ये हमने मैग्नीट्यूड लिखा था, यहाँ पर हमने उसका वेक्टर फॉर्म लिखा है। अगर हमने 1 और 2 ये दोनों मासेस डिस्टेंस r पर कंसीडर किए और हमने कहा कि फर्स्ट पर सेकंड की वजह से फोर्स, तो क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर का होता है तो ये हो गया 1 पर 2 की वजह से फोर्स और ये एक वेक्टर होगा। जब हम इस तरीके से स्पेसिफाई करेंगे किस पर किसकी वजह से फोर्स, तो असल में हम डायरेक्शंस भी स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का फोर्स वेक्टर है, तो यहाँ देखो Gm1 m2 और r स्क्वायर, ये सब स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, तो राइट हैंड साइड को वेक्टर बनाना होगा।
क्योंकि लेफ्ट साइड वेक्टर है, तो एक वेक्टर के ही इक्वल हो सकता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे r, और उसके बाद अगर 2 पर 1 की वजह से, तो किसको ओरिजिन माना था? 1 को। जब हम r नापेंगे तो 1 को ओरिजिन माना था और वहाँ से 2 की डिस्टेंस ली थी, तो 1 को ओरिजिन मानकर 2 की डिस्टेंस और यूनिट वेक्टर, इसको ऐड किया तो इस पूरे टर्म को वेक्टर बना दिया बिना इसके मैग्नीट्यूड को बदले। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन इसने ये पर्टिकुलर डायरेक्शन असाइन कर दी, ये डायरेक्शन, ठीक। और फोर्स की डायरेक्शन तुम देख रहे हो कि r की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो यहाँ पर हम एक माइनस साइन लगा देते हैं, ये बताने के लिए कि इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन एक दूसरे की उल्टी है। अगर हम फर्स्ट पर सेकंड की वजह से फोर्स देखेंगे तो फर्स्ट सेकंड की ओर अट्रैक्ट होगा, तो फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई। लेकिन जब हम डिस्टेंस मेज़र करेंगे तो हम सेकंड को ओरिजिन मानकर और यहाँ से r वेक्टर ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और ये हो जाएगा सेकंड को ओरिजिन मानकर सेकंड से फर्स्ट की डिस्टेंस, और ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है। तो ये वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन है ये समझने वाली चीज़ है, और यहाँ पर हमने उसी तरीके से बिल्कुल जैसे यहाँ लिखा था, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ यूनिट वेक्टर ऐड कर दिया सेकंड से फर्स्ट की डिस्टेंस, तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया। और ये सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए न्यूटन्स लॉ इस तरह लिखा जाएगा, लेकिन वेक्टर फॉर्म इस तरह लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यूनिट वेक्टर को आप लिख सकते हो, यूनिट वेक्टर को आप हमेशा लिख सकते हो उस वेक्टर को अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो यूनिट वेक्टर मिलता है। तो अगर हम यूनिट वेक्टर r की जगह वेक्टर r डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड कर दें तो डिनोमिनेटर में ये एक r और आ जाएगा, तो r स्क्वायर की जगह r क्यूब हो जाएगा और ऊपर ये r आ जाएगा। तो ये भी वेक्टर फॉर्म है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, और ये भी वेक्टर फॉर्म है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। अब जो 12th के बच्चे हैं और रिवाइज कर रहे हैं ग्रेविटेशन, वो इसको कूलम्स लॉ से कंपेयर कर सकते हैं। कूलम्स लॉ में मासेस की जगह चार्जेस हो जाएंगे, और चार्जेस के बीच जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी। अगर सेम नेचर के चार्जेस हैं तो रिपल्सिव, और अगर ऑपोजिट नेचर के चार्जेस हैं तो अट्रैक्टिव। पर इन दोनों में ही ये खास बात है कि ये दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगता है, ये फोर्स दोनों मासेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगता है। ये भी r स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और ये भी r स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसको ध्यान से सुनने वाली बात है, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कि दोज फोर्सेस which act along the line joining either two masses if it is Newton's laws of motion and two charges if it is Coulomb's law. Those forces which act along the line joining the two masses or the charges and are inversely proportional to distance square are specifically called as central forces. So gravitational force and electrostatic force are, or the two forces are central forces in nature. तो कूलम्स लॉ और न्यूटन्स लॉ का कंपेयर करके जो बच्चे इसको साइड बाय साइड पढ़ेंगे उनको चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी। अब हम न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन को ढंग से नोट करेंगे। मैग्नीट्यूड, देन द टू वेक्टर फॉर्म्स।
and then this fact that these forces are called central forces. अब आगे बढ़ते हैं. हमारे पास दो मासेस के बीच जो फोर्स आया वो ये था. ठीक, उसका मैग्नीट्यूड ये था. अब इसमें ये जो कांस्टेंट है इसको स्पेसिफिकली हम नाम देते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. और क्यों कहते हैं इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वजह है. This constant G is having value 6.67 into 10 to the power minus 11 unit of gravitational constant G. यहाँ साइड में लाइन ड्रॉ करके G को एक साइड में रख के बाकी सारे टर्म्स दूसरे साइड में ले जाओ. अब G की यूनिट क्या बन रही है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर. G is universal gravitation constant because its value is same at all places for all material particles at all times, which means G does not depend on frame of reference and the medium between the two masses. And this is very important question, that why capital G is known as universal gravitational constant. Why it is universal? So this is important and I hope that you are writing the answer. Because for board it's very scientific and planned way to prepare. And along with your competitions, if you are preparing for boards, then you should go in a very planned way. Now we move to the next point of this formula, which is G m1 m2 upon r square. Just look at here. Look at this. The value of G is 6.67 into 10 to the power minus 11, which is very small. So presence of this small value constant in the formula makes gravitational force a weak force. Is a weak force. This force is appreciable when these two masses are huge masses, or one of the mass is as huge as sun or earth or any other planet. Then only this gravitational force is showing its presence. Otherwise the two masses, like this piece of paper and this pen, they are attracting each other, but you will not experience it in daily life. लेकिन अगर यही masses बहुत बड़े हो जाएं, जैसे अर्थ और ये पेन, तो अर्थ का मास इतना बड़ा है कि ये फोर्स एप्रिशिएबल हो गया. ये फोर्स आप तब एक्सपीरियंस कर सकते हैं डेली लाइफ में. आप अगर इसको छोड़ेंगे तो ये पेन नीचे की ओर उस फोर्स की वजह से अट्रैक्ट होगा और अर्थ की ओर गिरेगा. तो ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे. और इसके अलावा थर्ड पॉइंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर. केवल अट्रैक्टिव. दिस इज अट्रैक्टिव इन नेचर, जबकि Coulomb's Coulombian force or electrostatic force is attractive as well as
रिपल्सिव इन नेचर। इसके अलावा हम लोगों ने क्या सीखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेंट्रल फोर्स लाइक कूलम्बियन फोर्स। इसके अलावा हम लोगों ने क्या सीखा कि ये फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एक्शन रिएक्शन फोर्स, एक्शन रिएक्शन पेयर, ये कभी अकेले नहीं लगते। अगर एक मास 1 2 को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, 1 का 2 पर फोर्स, तो इसका रिएक्शन यहाँ पर भी होगा और 1 को 2 अट्रैक्ट करेगा। यानी 1 अगर 2 को अट्रैक्ट कर रहा है तो 2 1 को अट्रैक्ट करेगा। ये हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में मौजूद होते हैं, ठीक है। और इन फोर्सेस की, कूलम्बियन फोर्स हो या ग्रेविटेशनल फोर्स हो, एक और बहुत इंटरेस्टिंग नेचर है, और वो क्या है देखो। अगर तीन मटेरियल पार्टिकल्स हम ले लेते हैं, पार्टिकल नंबर 1 2 और 3, और मान लो कि ये ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स पर हैं। अब इसको आप 1 2 और 3 लेबल कर दो, तो 1 का फोर्स 2 पर मान लो कंसीडर करो, तो 2 को 1 अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और 3 भी 2 को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक, तो 2 को 1 का फोर्स इधर लगेगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग दीज 2 मासेस, और 2 पर 3 का फोर्स इधर लगेगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग दीज 2 मासेस। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि जो 1 का फोर्स 2 पर है वो इस फोर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा, और जो 3 का फोर्स 2 पर है वो इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। ये दोनों फोर्सेस इंडिपेंडेंटली लगेंगे, और अगर हमको ये जानना है कि नेट फोर्स कितना है तो हमको इनका रिजल्टेंट निकालना होगा यूजिंग द फॉर्मूला फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 स्क्वायर प्लस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, जहाँ थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल, और यहाँ नेट फोर्स का भी स्क्वायर। तो ये भी एक बड़ी खास बात है कि 2 पर 1 और 3 दोनों फोर्स लगा रहे हैं, पर ये एक दूसरे के फोर्स को असर नहीं डालेंगे। आप इंडिपेंडेंटली न्यूटन्स लॉ का यूज़ करके इसकी वैल्यू लिखो, इंडिपेंडेंटली इसकी वैल्यू लिखो, और उसके बाद इन दोनों का रिजल्टेंट आप इस फॉर्मूले से निकाल लो। तो ये हो गए स्पेशल नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सारे पॉइंट्स याद रहने चाहिए, क्योंकि किसी भी पॉइंट को आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देख सकते हैं और आपको यूज करना पड़ सकता है। अब इस फॉर्मूले को हम बेहतर ढंग से समझते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अगर मैं इस तरीके से लिखूं, जहां एक छोटा पार्टिकल है और एक कोई प्लैनेट है, जैसे अर्थ, जैसे मून या सन, तो एक हैवी पार्टिकल है, हैवी मास है, और एक छोटा सा पार्टिकल है, स्मॉल m, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लो r हो। ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? ये अर्थ है और एक मास है, मास पार्टिकल, जो कि इससे, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर है। तो हम सेंटर से, अर्थ के सेंटर से मास की डिस्टेंस लेंगे, ठीक। और अब हमने इन दोनों के बीच के फोर्स को लिख दिया, G
mass of the particle, mass of the planet upon distance of particle from the center of the planet। यहाँ पर तुम्हें पता है कि इस मास पर जो फोर्स अर्थ लगाती है उसी की वजह से, जो अर्थ फोर्स लगाती है उसी की वजह से इसका वेट होता है। तो ये जो फोर्स इन दोनों के बीच का है यही रिस्पॉन्सिबल है वेट ऑफ द पार्टिकल के लिए। तो हम इस फोर्स की जगह लिख सकते हैं वेट ऑफ द पार्टिकल मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एंड दिस इज इक्वल टू जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये मास चला गया तो आपको स्मॉल जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का ये इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला मिला। यहाँ पर आर को हम ब्रेक करके इस तरह भी लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ अर्थ या रेडियस ऑफ प्लैनेट अगर आप कैपिटल आर ले लो और अर्थ की सरफेस से ये डिस्टेंस अगर आप एच ले लो, तो आप स्मॉल जी को कैसे लिखोगे? जी मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस प्लस डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट स्क्वायर। तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो या किसी भी प्लैनेट का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो, हम जी को इस तरीके से लिखते हैं। अब इसको एक इंटरेस्टिंग ढंग से हम और देख सकते हैं। ये जो अर्थ है ये इस मास को बिना कांटेक्ट में आए फोर्स लगाती है। तो किस तरह से लगाती है? थ्रू द ग्रेविटेशनल फील्ड। इस मास के चारों ओर का स्पेस एक फील्ड में इस अर्थ के या प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड में बदल जाता है। वो नॉर्मल स्पेस नहीं रह जाता, और उस स्पेस में कोई भी दूसरा मास आएगा तो वो इसका फोर्स एक्सपीरियंस करेगा थ्रू दैट फील्ड। तो फील्ड जो है वो सिर्फ चारों ओर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है बल्कि एक रूल फॉलो कर रही है। क्या रूल फॉलो कर रही है? कि ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ डिक्रीज कर रही है। अगर आप इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर हैं तो इसकी फील्ड जो भी है, अगर आप 2r डिस्टेंस पर चले गए तो फील्ड हाफ नहीं होगी, 1/4 हो जाएगी। यानी ग्रेविटेशनल फील्ड इस मास से जैसे जैसे आप दूर जाएंगे तेजी से घटेगी। जिस रेट से आप दूर जाएंगे उससे तेज़ रफ्तार से फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी, उसका असर, उसका फोर्स कम होता जाएगा। तो ये फील्ड एक खास रूल फॉलो करते हुए इसके चारों ओर एग्जिस्ट करती है। तो इस रूल को फॉलो करते हुए हमने कहा कि अगर इससे r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पर हमको फील्ड की स्ट्रेंथ पता करनी हो तो कैसे पता करेंगे? तो रूल ये बनाया गया कि हम एक टेस्ट पार्टिकल को जिसका मास m है लेकर आएंगे इस पॉइंट पर और ये देखेंगे कि कितना फोर्स ये टेस्ट पार्टिकल इस मास की वजह से एक्सपीरियंस कर रहा है। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट मास इज इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और अगर मास है तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है तो पर यूनिट मास फोर्स एक्सपीरियंस लेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है तो पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स को लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज या फोर्स पर यूनिट मास होती है। और दो पार्टिकल्स, यहाँ पर एक है मास स्मॉल m और ये है इस बड़ी से मास का जो मास है वो हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों मासेस के बीच के फोर्स को लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर और ये मास m। तो ये चला गया। तो तुम देखो कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू आई वो और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आई वो सेम आई।
इसीलिए हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को कई बार ग्रेविटी भी बोलते हैं। ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड, क्योंकि एक्चुअली मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए तो दोनों का सेम आता है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और ये जो फॉर्मूला है ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको याद करके अच्छी तरह से याद करके रखना है। तो अब तक हम लोग 2 इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले अपनी लिस्ट में डाल चुके हैं जो हमें बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए। एक, 2 मास पार्टिकल्स के बीच का फोर्स Gm1m2/r², और दूसरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन or gravitational field of any planet is g mass of planet upon r², where r is distance of that mass from the center of that planet. इसके अलावा ये जो मास है ये पॉइंट मास है। चार्ज भी पॉइंट चार्जेस हैं कूलम्स लॉ में, और मास न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन में पॉइंट मासेस हैं। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए ये फॉर्मूला नहीं है। स्फेरिकल केस में क्या होता है कि हम यहाँ पर कन्वीनियंटली ये अप्रॉक्सीमेशन ले लेते हैं कि पूरा मास बॉडी का उसके सेंटर पर है। तो अर्थ को भी हम यहाँ पर पूरे मास कैपिटल M को सेंटर पे, और इस पूरे मास को भी सेंटर पर मान सकते हैं अगर ये दोनों स्फेरिकल हैं। लेकिन जब एक्सटेंडेड मास और एक्सटेंडेड चार्जेस को देखते हैं तो हमको कैलकुलेशन का मेथड और टेक्निक बदलनी पड़ती है। तो दोनों ही रूल्स, कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ, पॉइंट मासेस और पॉइंट चार्ज पर एप्लीकेबल है। अब अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे इस टॉपिक में पूछा जा सकता है वो है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी। कैपिटल जी बहुत आसान है। आप कैपिटल जी को एक साइड में रखो और बाकी सारे टर्म्स को न्यूटन्स लॉ की हेल्प से दूसरी साइड में ले आओ। अब अगर डायमेंशन ऑफ जी लिखना है तो ध्यान दो कि मैं लिख कैसे रही हूँ। डायमेंशन ऑफ जी मैंने कहा तो मैंने इसे स्क्वायर ब्रैकेट में कर दिया। दैट विल बी डायमेंशन ऑफ एफ, डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन डायमेंशन ऑफ मास स्क्वायर। फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2, डिस्टेंस का डायमेंशन हो गया L2 और मास का डायमेंशन हो गया m2। तो आपको जो डायमेंशनल फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा m-1 L3t-2। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी, ये फॉर्मूले से ही निकालना पड़ेगा क्योंकि जब बहुत कुछ याद करना है तो फिर आप एक एक डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं रख सकते एक्सेप्ट द बेसिक वन। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला जी का फॉर्मूला स्मॉल जी का, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अच्छी तरीके से आपको आने चाहिए। ये हर पॉइंट एक क्वेश्चन को आंसर करने में मदद करेगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्मॉल जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वेरिएशन देखेंगे। जब हम अब हम अर्थ पर फोकस करेंगे। अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं या अर्थ की सरफेस से उसकी डेप्थ में जाते हैं, तो स्मॉल जी कैसे वेरी करता है, 2 बहुत इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।